नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, श्रृंखला चल रही है आपकी हिंदी प्रैक्टिस सेट की और चल रहा है ये वीडियो स्पेशली ये किस चीज के लिए, वीडियो और एग्जाम के लिए। साथ ही साथ हिंदी अन्य जितने भी एग्जाम में पूछी जाती है ये उन सब के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जिस भी किसी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जा रही है तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग सेशन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने सेशन की। लेते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है ये पूछा है, बताइएगा। क, त्र, छ, ज्ञ। तो दोस्तों इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए छ कैसा है, एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और ये किन किन अक्षरों से मिलकर बना है, तो क, धन, स से मिलकर बना है, ठीक है। क्योंकि ये क धन स से मिलके बना है, ठीक है। क धन स से मिलके बना है, इसलिए हमेशा हिंदी शब्दकोश में हमेशा इसका स्थान क के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए, ठीक है, एक शब्द है, बताना होगा। शक्तिशाली किसकी, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है, धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोधत्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। क्या होता है, धीरोदात्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। बात की जाए धीर ललित, धीर ललित किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री, सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री या कला प्रेमी नायिका, या कला प्रेमी नायिका के लिए। कला प्रेमी नायिका के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसके लिए, धीर ललित, सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री या कला प्रेमी नायिका के लिए किया जाता है। और धीरोधत्त, देखिए धीरोदात्त और धीरोधत्त थोड़ा सा अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गलत मत करके आइएगा। धीरोधत्त में क्या होता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, स्वयं करने वाला, या फिर कह सकते हैं चंचल, जो चंचल प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, या चंचल या धृष्ट प्रवृत्ति का, चंचल और धृष्ट प्रवृत्ति का नायक, ठीक है। ये नायक के प्रकार के अनुसार उनकी बताया जाता है, एक नाम दिया जाता है नायक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या था, धीरोदात्त था, यानी शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर नायक के बारे में पूछा जाए तो धीरोदात्त। सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री, ठीक है, पूछे सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री या कला प्रेमी नायिका तो धीर ललित, और धीरोदत्त अपनी प्रशंसा करने वाला या चंचल या धृष्ट नायक क्या होता है आपका, धीरोदत्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। दोस्तों कन्नड़ की बात की जाए तो कन्नड़ आपका साउथ साइड बोला जाता है, तो उधर क्या होगा, द्रविड़ भाषा परिवार का ये भाषा है। इसमें और कौन कौन सी आती है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी तो आती ही है, और साथ ही मलयालम भी, ठीक है। पूछा जाए, अगर पूछ सकता है हिंदी किस भाषा परिवार से है, तो याद रखिएगा हिंदी आपका क्या है, भारूपी भाषा परिवार से है, ठीक है। इसमें भारत और यूरोप दोनों मिला हुआ है, तो भारूपी भारत, इसमें हिंदी आती है आपकी, प्राकृत, पाली, संस्कृत, इसमें कई भाषाएं आपके भारूपी भाषा परिवार में आती हैं। तो कन्नड़ का पूछे तो द्रविड़ भाषा परिवार यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समास बताइए। इसमें हमें समास बताना है, आपका क्या है, भरपेट, ठीक है। भरपेट में कौन सा समास होगा, ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों भर पेट, इसका अगर करेंगे तो क्या होता है, पेट भर कर, पेट भर,
ठीक है, इसका विग्रह पेट भर होता है। तो इसमें कौन सा समास होगा? भर क्या है? एक अव्यय है, ठीक है। तो जहां भी अव्यय लगा हो, प्रथम पद क्या हो, तो प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है, वो आपका कौन सा था? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। द्वंद्व कहाँ होता है? अगर शब्दों में क्या, दोनों में क्या, दोनों पद प्रधान मिले, ठीक है, और उस बीच में योजक चिन्ह मिले और विग्रह करने पे या और जैसे शब्द आए, वहां आपका द्वंद्व होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। जो समास शब्द रहते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है। इस तरह आप पकड़ सकते हैं। बहुव्रीहि जानते हैं, दो अन्य पद, यानी दोनों पद क्या रहते हैं? गौड़ रहते हैं, दोनों मिलकर किसी अन्य एक विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो लेकिन यहाँ भरपेट में कौन सा था? आपका अव्ययी भाव समास था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुद्री, मुद्री का तत्सम रूप है, तत्सम पूछा है, ठीक है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द वैसे ही के वैसे ले लिए जाते हैं हिंदी में, वो आपके तत्सम होते हैं, ठीक है। तो इसका तत्सम पूछा है। मुद्री कैसा है? तद्भव शब्द है। बताइए, मुद्री होगा, मुदरिका, मुंदरी या फिर मुद्रिका? तो दोस्तों मुद्री, मुद्री का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ग्रस्त, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या है? यानी ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त, लिप्त, लुप्त, सुप्त, ग्राह्य। तो दोस्तों ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। आपका पहला ही सही है। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। लुप्त का क्या होगा? व्यक्त। क्या होगा? लुप्त मतलब कोई चीज छिपी है, व्यक्त मतलब वो चीज सामने आ जाए। तो लुप्त का क्या होगा? विलोम पूछे तो व्यक्त हो जाएगा। सुप्त का क्या होता है? जागृत। सुप्त का पूछे तो जागृत। और ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा त्याज्य। क्या हो जाता है? त्याज्य। तो ये भी विलोम शब्द है, सब इनको ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ आपसे किसका पूछा था? ग्रस्त का पूछा था, तो ग्रस्त में आपका ऑप्शन नंबर ए मुक्त सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, ठीक है। 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक अलग है, उनको हमको बताना है। तो बताइएगा। घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे। तो दोस्तों देखिए, परिवार, प्रियजन, बच्चे, ये सब क्या है? एक रिश्ते को दर्शाते हैं, ठीक है, संबंधों को दर्शा रहे हैं। लेकिन घर क्या है? एक इमारती चीज है, ये ईंट पत्थर ये सब चीज से बनी हुई चीजें घर है। तो यही इन तीनों में से अलग है। ये तीन इस घर में रह सकते हैं, लेकिन घर से ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बेमेल क्या है? घर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द, ठीक है, प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? बताइएगा। रोला, सोठा, दोहा, कुंडलिया। तो दोस्तों प्रथम और अंतिम शब्द की बात की जा रही है। तो ये कुंडलियां, कुंडलिया में प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है, ठीक है। इसमें 6 चरण होते हैं, 2 प्रथम के 2 दोहा होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? अन्य चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या फिर मतलबी। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसके लिए एक शब्द बोला जाए तो क्या होता है? स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी। स्वधनर्थी यानी जो अपना हर समय मतलब साधता है, स्वार्थी। परमार्थी यानी जो दूसरे का भला चाहता है, दूसरे का भला चाहने वाला। दूसरे का भला चाहने वाला परमार्थी, ठीक है। स्वार्थी जो अपना रथ, रथ जो स्वयं चलाता है, यहाँ स्वार्थी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपना रथ स्वयं चलाने वाला, रथ स्वयं। और मतलबी जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब हो। यहाँ देखिए जो स्वार्थी और मतलबी है एक ही शब्द के वो है, लेकिन यहाँ जो शुद्ध होगा वो स्वार्थी होगा। मतलबी का अगर देखा जाए तो सिर्फ जिसे सिर्फ अपने से मतलब हो। लेकिन अगर यहाँ स्वार्थी ना होता तो मतलबी भी हो सकता था, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संचारी भावों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, कुल संख्या कितनी है संचारी भावों की? ठीक है,
संचारी भाव की संख्या बताइएगा 8, 33, 9, 36। ठीक है, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव बोलते हैं। जैसे दुख, दर्द, पीड़ा, गुस्सा, ये सब क्या होता है, संचारी भाव है। तो इनकी जो कुल संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, ध्यान रखिएगा 33 बताई गई है। कितनी, 33 यानी 33 बताई गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक क्या है आपका, ठीक है बताइएगा। अविकारी शब्द है, दोनों मतलब विकारी है, या फिर अविकारी और विकारी दोनों है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या है, तो दोस्तों समुच्चय बोधक क्या होता है आपका, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आपका क्रिया विशेषण आ जाता है, संबंध बोधक अव्यय आएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय आएगा, और आपका समुच्चय बोधक। 4 प्रकार के होते हैं। और बाकी जितने आपके संज्ञा से लेकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब किस में आते हैं, आपके विकारी शब्द में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा समुच्चय क्या है, समुच्चय बोधक आपका अविकारी है। इसमें कैसे, जैसे जो दो शब्दों को जोड़ने का योजक का कार्य करते हैं, और हो गया, या हो गया, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई, इसमें अलंकार है, अलंकार पूछा है बताइएगा, मानवीकरण, संदेह, दृष्टांत, विरोधाभास। ठीक है, तो देखिए उषा सुनहले तीर बरसाती, यहाँ क्या किया, किरणों को क्या कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया, उनका सजीव वर्ण कर दिया गया। तो जहां भी निर्जीव चीज को सजीव बता दिया जाए, उनका मानवीकरण कर दिया जाए, ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संदेह क्या, जहां आपको पंक्तियों में संदेह, संदिग्धता प्रकट होती है, वहां संदेह होता है। विरोधाभास, जहां एक पंक्ति के माध्यम से दूसरे पंक्ति में विरोध उत्पन्न किया जाता है, वहां आपका विरोधाभास होता है। दृष्टांत यानी एक पंक्ति में से दूसरे पंक्ति का क्या उदाहरण देके उसका समर्थन किया जाता है, वहां आपका दृष्टांत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मानवीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ठीक है, रूप साधक प्रत्यय है बताइएगा। बचपन, रूप साधक प्रत्यय मतलब जिनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो बचपन, मातृत्व और एकता है, ये क्या है, भाव साधक है, यानी ये भाववाचक है। ठीक है, इनका हम रूप परिवर्तन नहीं करते, ये जैसे रहते हैं जैसे कि तैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन लड़का क्या है, लड़के क्या है, रूप साधक है। जैसे इनका अगर हमें परिवर्तन करना रहता है तो लड़के का लड़का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार, फिर से अलंकार बताना है। ठीक है, सही अलंकार का चयन करना है। पंक्ति क्या आपकी, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। ऑप्शन है उपमा, यमक, रूपक, श्लेष। तो दोस्तों देखिए जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यहाँ पे देखिए तारे एक शब्द का क्या है, उद्धार करना। यहाँ देख लीजिए, एक तारे, 2 तारे आए हैं ना, एक तारे का क्या होगा, उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ है जो दूसरा वाला तारा दिया गया है, यानी ये वाला, इसका है सितारे, तारे सितारे। ठीक है, समझ रहे हैं, तारे सितारे वाला है। तो जहां पे ठीक है 2 शब्द दिए हो, लेकिन दोनों एक शब्द 2 बार आए, लेकिन उनका क्या है, अर्थ अलग हो, भिन्न हो, तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार। कौन सा होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार का तो काफी उदाहरण प्रचलित है, जिसमें कि ये भी बहुत फेमस है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। तो यहाँ एक तारे का मतलब उद्धार करना होता है, दूसरे का तारे सितारे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे यमक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, एरा, आ, रा, दूरा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लुटेरा में आपका कौन सा प्रत्यय, एरा प्रत्यय है। कौन सा, एरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, पति पत्नी के हेतु का क्या हो सकता है, इसका शुद्ध रूप बताना है, बताइएगा। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो जैसे चार वाक्य दिए, इसमें से शुद्ध कौन सा हो सकता है। तो देखिए
जहां जहां भी हेतु दिया है वो गलत है, ठीक है। जहां ये आपका सबसे शुद्ध है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। हेतु हेतु यहाँ पे शुद्ध नहीं, सटीक नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं, ठीक है। ए बी सी डी पर चिन्ह, यदि वाक्यांश त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। और डी मतलब कोई त्रुटि नहीं है, ये मतलब ये पूरा आपका एक है, मिला के ये पूरा एक दिया हुआ है। पूरा फिर से पढ़िए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है किसमें त्रुटि है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर त्रुटि है नहीं है तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे पहले, लेकिन देख लीजिए, हमारी दुग्धशाला में, यहाँ पे में नहीं होना चाहिए, हमारी दुग्धशाला से होगा, ठीक है। हमारी दुग्धशाला से शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो इसी में आपका क्या है त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही है, सही हो जाएगा, ठीक है। त्रुटि आपका किसमें, इसमें, बाकी ये दोनों आपका सही है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल, इसका बताना है हम लोग को क्या, इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होगा। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, हाँ, फिर विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो सही अर्थ है वो क्या होता है, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण, यानी योग्यता होते हुए भी काम न मिलने पर क्या कोई निम्न स्तर का कार्य करना पड़े, तो यही क्या होता है आपका, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव पूछा है, बताइएगा, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। तो दोस्तों तद्भव जो थोड़ा सा मतलब चलते चलते संस्कृत से चलते चलते थोड़ा बिगड़े रूप में आ जाते हैं हिंदी में, उन्हीं को हम तद्भव बोलते हैं। तो बताइएगा, देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब तत्सम, लेकिन जो सूरज है यही आपका क्या है, तद्भव है। इसका अगर तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा, सूर्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि बताना है, निरंतर, जगदीश, दिग्गज, महेश, ठीक है। किसमें विसर्ग संधि है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निरंतर, निरंतर में ही विसर्ग संधि है। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, निह धन अंतर, निह धन अंतर। और ये नियम इसमें कौन सा लगा है, तो ध्यान देखिए, यदि अ या आ के पहले कोई भी आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा जगह, निरंतर। जगदीश में पूछे तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, दिग्गज में भी आपकी व्यंजन संधि है, और महेश में आपका दीर्घ संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास हमें बताना है किस शब्द में है, मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित्त। तो दोस्तों तत्पुरुष समास है, इसमें से बताइए किसमें हो सकता है। तो इसमें देखिए, मुनिवर में कौन सा है, पहले देख लीजिए, मुनिवर में क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। मुनिवर में पूछे तो कर्मधारय समास। सुसंग में भी आपका क्या है, कर्मधारय ही है, कर्मधारय है। दत्तचित्त यानी किसी काम में लगा हुआ, ठीक है, किसी काम में लगा हुआ। उसे क्या बोलते हैं, दिया हुआ काम समझ लीजिए कि उसे दत्तचित्त। तो इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, याद रखिएगा, इसमें बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों आपका क्या बचा है, पराधीन, ठीक है, दूसरे के अधीन, ठीक है। यहाँ के आता है दूसरे के अधीन, यही आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। हमें विकल्प फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान भरना है, इसमें सही बताना होगा। बताइए,
रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, अपेक्षा भराएगा, अपेक्षा दोनों में अपेक्षा अपेक्षा भराएगा, या फिर उपेक्षा अपेक्षा भराएगा, या फिर अपेक्षा उपेक्षा भराएगा, या उपेक्षा उपेक्षा भराएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए रामू की क्या होने चाहिए, उपेक्षा। उपेक्षा यानी उसकी बुराई, उसका मतलब उसकी बुराई इसलिए हुई। ठीक है, उपेक्षा। तो यहाँ पहले में क्या भरा जाएगा, उपेक्षा। तो पहले में उपेक्षा यहाँ मिल रहा है क्योंकि राजीव उसकी क्या अपेक्षा, यहाँ तुलना। एक अपेक्षा का मतलब क्या होता है, जब तुलना की जाती है। तो क्या ये वाला देखिए, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य र ल व आपके किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए य र ल व स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क से प वर, ठीक है, क से प वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उस व्यंजन तो आपका कौन कौन सा होता है, श, 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 ह। ठीक है, आपके क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। और बात की जाए यर अलावा तो क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। यर अलावा आपके कौन से अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनविच्छा। ठीक है, इसमें होगा अनविच्छा का संधि विच्छेद है, हमें बताना अनविच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अनधन विच्छा, अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा, या अनुधन इच्छा। तो दोस्तों अनविच्छा, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अनुधन इच्छा। देखिए हुआ कैसे है, अनुधन इच्छा। देखिए यहाँ से उ और यहाँ से ई मिलकर क्या बन रहा है, वी। ठीक है, पूरा क्या बन जा रहा है, वी बन रहा है। और वह, जहां पे भी वह या ये सब आता है तो कहाँ यड़ संधि होती है। पूछे यहाँ होगा कौन सा, तो यड़ संधि होगा। तो यहाँ अनविच्छा में कौन सा आपका सही हो जाएगा, अनुधन इच्छा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है। ठीक है, हमें बहुत सुंदर का बताना है ये कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रविशेषण है। ठीक है, गुणवाचक जब उसके किसी गुण का बताता है तो वहां गुणवाचक होता है। सार्वनामिक जब सर्वनाम, कोई सर्वनाम के द्वारा उसकी विशेषता बताया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। परिमाण यानी जब उसका परिमाण, उसको मापा तौला के आधार पे, माप तौल के आधार पे उसकी विशेषता बताई जाती है तो वहां परिमाण होता है। लेकिन ये क्या है, बहुत सुंदर है, ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जब विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वहां प्रविशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या होगा, बहुत सुंदर है, क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। हमें बताना अब्ज का इसमें कौन सा गलत विकल्प है। शंख, मेघ, चंद्रमा, कपूर। तो दोस्तों अब्ज का देखिए शंख भी होता है, अब्ज का शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बोले कमल तो वो भी आपके किसके लिए, कमल भी आपके अब्ज के लिए ही यूज होता है। लेकिन मेघ, यहाँ मेघ आपका जो है सही हो जाएगा। मेघ किसके लिए होता है, मेघ आपका बादल के लिए। बादल हो गया, घन हो गया, जलद, पयोद, जलधर, वारिधर, इसके अनेक पर्यायवाची। तो ये सब किसका है, मेघ। तो मेघ अब्ज के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, ठीक है, हमें बताना है गरीब शब्द क्या है। विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेष्य है, या भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों गरीबों की सहायता करो, यहाँ पे क्या गरीब क्या कर रहा है, एक पूरे समुदाय, एक जाति का बोध करा रहा है। तो जहां भी कोई शब्द किसी समुदाय, जाति का बोध कराए वो क्या होता है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी, या फिर पूनम की चांदनी। तो दोस्तों मीनाक्षी, मीनाक्षी में देखिए मीन धन अक्षी। तो मीन क्या होता है, मछली। मीन किसका पर्यायवाची होता है, मछली। और अक्ष मतलब क्या होता है, अक्ष मतलब आंख होता है। ठीक है, तो मीनाक्षी मतलब क्या होता है, मछली की तरह गोल आंखें वाली। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा, मीनाक्षी मतलब मछली की तरह गोल आंखों वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है।
कौन सा ऐसा शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? पुस्तक, सहायता, लड़का या फिर पौधा। तो सिर्फ पुस्तक का अगर हमें वचन बदलना तो हम इसे एक वचन में बहुवचन में कर सकते हैं, पुस्तकें कर सकते हैं, लड़का का लड़के कर सकते हैं, पौधा का पौधे कर सकते हैं। लेकिन सहायता कैसा है आपका? भाववाचक संज्ञा, इसका कभी भी वचन बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा, सहायता का, सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश डैश भरना है, ठीक है, पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चयन कीजिए, ठीक है। हमें भरना है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश डैश पाई जाती है। बताइए क्या? निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। तो दोस्तों याद रखिए, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु यानी वो क्या करते हैं? भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, मतलब उसमें लिप्त नहीं रहते हैं। तो उसका यहाँ पे क्या भरा जाएगा? निर्लिप्तता। ऑप्शन नंबर ए जो आप यहाँ है सही जगह क्या हो जाएगा? निर्लिप्तता पाई जाती है। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।